अस्सलाम वालेकुम वीवर जेके खान आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब है। जिस तरह के आपके इल्म में है, हम आजकल अमेरिकन B1 B2 वीज़ा हासिल करने के लिए वीलॉग्स बना रहे हैं। पहले दो वीलॉग्स मैंने जो बनाए वो यकीनन आपने देखे होंगे। पहला जो वीलॉग था वो रिजेक्शंस और 5 टिप्स उसके अंदर थी, और दूसरा वीलॉग मैंने बनाया था हाउ टू फिल DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने अगर वो वीलॉग्स नहीं देखे और आप इंटरेस्टेड हैं अमेरिकन विजिट वीज़ा के लिए, तो मेरी आपको यही सजेशन होगी कि पहले आप वो दो वीलॉग्स मेरे देख लें, और फिर आज का तीसरा वीलॉग जो हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। तो मैंने दोनों वीलॉग्स को के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं मेरे दोनों वीलॉग्स को। आज मैं उन वीलॉग्स के बारे में ज़्यादा बात आपसे नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम उस पर कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर दोबारा आपके जहन नशीन करने की कोशिश करूँगा आज, कि इंटरव्यू का ताल्लुक डायरेक्ट DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म के साथ होता है। जिस तरह मैंने आपको गाइड किया था, अगर आपने अपना DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाइल, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने में आप कामयाब हो गए हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल से मेरी मुराद है कि आपने अपना ट्रैवल प्लान बाकायदा और कॉम्प्रिहेंसिव मुकम्मल डेट्स के साथ उसके अंदर मेंशन कर दिया है। और दूसरा, आप क्या कर रहे हैं आजकल, आप जॉब कर रहे हैं या आप किसी बिजनेस से मुंसलिक हैं, उसकी आपने तमाम डिटेल अगर उसके अंदर डाल दी है, तमाम जॉब्स की, जब आपने एजुकेशन हासिल की उसके बाद की तमाम जॉब्स की डिटेल आपने 1 2 3 4 5 ऐड ऑन करके अगर उसके अंदर डाल दी है, तो याद रखें कि आपका इंटरव्यू आपके DS-160 फॉर्म के अंदर से ही होगा। वीज़ा ऑफिसर कभी भी कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं करता, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो वो तमाम लोगों को करते हैं। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर वीज़ा एप्लीकेशन, आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसके बारे में इंटरव्यू में वीज़ा काउंसलर डिटरमिन कर लेता है, वो किसी नतीजे पे पहुंच जाता है कि आपको वीज़ा देना है या आपको डिनाई करना है। तो तमाम क्वेश्चंस का ताल्लुक आपके DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में होता है। इसलिए अगर आप अपना DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म उसके अंदर अच्छी प्रोफाइल आपने अपनी बना ली है, तो आप ये जहन में रखें कि आपके वीज़ा लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको पहले कहा था, उसकी डिजिटल कॉपी आप संभाल के रखें। इंटरव्यू में आने से पहले आपने उसको 1-2 मरतबा फिर उसका जायज़ा लेना है। रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सब कुछ सच्चाई के साथ लिखा है तो आपको वैसे भी याद होगा, लेकिन कभी कभी आप सीक्वेंस जो है वो भूल भी जाते हैं। तो बहरहाल उसका आप जायज़ा लें और आप इंटरव्यू के अंदर आ जाएं। देखें, वीज़ा इंटरव्यू कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जिससे आपको घबराहट हो। बहुत सिंपल चीज़ है। वीज़ा ऑफिसर ने डिटरमिन करना होता है कि आपकी टाइज आपके मुल्क के साथ स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं है। ये एक ही एरिया है, एक ही चीज़ है जिसको बेस बना के वीज़ा ऑफिसर आपका इंटरव्यू करता है। उसके जहन में यही चीज़ होती है कि आप जा रहे हैं, आप इस वीज़ा को चीट तो नहीं करेंगे, आप अमेरिका में जाके इसको तब्दील करने की कोशिश नहीं करेंगे मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करने के लिए, या अमेरिका में जाके आपका कोई शादी का प्रोग्राम तो नहीं है। वो इन चीज़ों को सिर्फ देखता है। तो मैं पहले वीज़ा ऑफिसर के बारे में आपको बता दूं, बहुत ज़रूरी है। देखें, अमेरिकन वीज़ा ऑफिसर या कोई भी किसी भी मुल्क का वीज़ा ऑफिसर, लेकिन मैं चूँकि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे है तो मैं आपको अमेरिकन वीज़ा ऑफिसर के बारे में ही बता सकता हूँ। ये सिविल सर्विस के ऑफिसर होते हैं, और इनकी ट्रेनिंग जो है वो ऐसी होती है कि ये क्वेश्चन करते हैं और इनको पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं। आपने DS-160 फॉर्म के अंदर जो कुछ भी लिखा है
वो सच लिखा है या झूठ लिखा है। जो चीज आपने प्रिंट की है DS 160 फॉर्म के अंदर, उसको ये मैच करते हैं इंटरव्यू के साथ। जब ये क्वेश्चन करते हैं तो इनको आइडिया हो जाता है, लिंक करते हैं ये DS 160 को इंटरव्यू के साथ, तो इनको आइडिया हो जाता है कि आप फेयर हैं या आप अनफेयर हैं। तो ये बॉटम लाइन जो है वो यही है कि आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये भी मैं आपको बताता चलूं, देखें वीजा के अंदर, इंटरव्यू के अंदर आपके आपकी आपके जिस तरह आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ये भी मैटर करता है, लेकिन आपके ड्रेस जो है इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिंदगी में जो ड्रेस पहनते हैं आप वही ड्रेस पहने। देखें, आप अगर शलवार कमीज पहनते हैं, आप पैंट शर्ट नहीं पहनते। हमारे इलाके में, पाकिस्तान में बहुत सी ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पैंट शर्ट का रवाज नहीं है। तो आप अपने ड्रेस को चेंज मत करें इंटरव्यू के लिए। देखें, जब आप उसको चेंज करेंगे तो आप फेक हो जाएंगे। जब आप फेक होंगे तो ये नर्वसनेस आपके लिए एक बर्डन होगा। तो इसलिए आप ड्रेस पहने, प्रेजेंटेबल ड्रेस आपका होना चाहिए, अच्छा साफ सुथरा ड्रेस होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वीजा ऑफिसर चेस्ट हाइट पे आपके साथ होता है ना, उसको आपके शूज का पता है, ना बेल्ट का पता है, ना ट्राउजर का पता है क्या आपने पहना हुआ है। तो ये बिल्कुल भी ना करें। आप अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने जिससे पता चले आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड का आपके कपड़ों से अंदाजा हो जाता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। लेकिन इसका पैंट शर्ट या शलवार कमीज के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। बाज़ लोग मैंने देखा है वो बड़े ब्रेसलेट वगैरह गोल्ड के और चेन वगैरह ये पहन के आते हैं, ये सब फेक है। इसका वीजा ऑफिसर का कोई इंटेंट नहीं होती कि वो इन चीज़ों से मरगूब हो जाए। वो इन चीज़ों से मरगूब नहीं होता। वो मरगूब सिर्फ एक चीज़ से होता है, और वो होता है आपकी चॉइस आपके मुल्क के साथ, आपका मजबूत रिश्ता आपके मुल्क के साथ कि आप वापस क्यों आएंगे। बस यही बॉटम लाइन है। आपने इसको जहन में रखना है। सवाल का जवाब देते वक्त भी आपने जहन में रखना है कि आप उसको प्रूव करें। देखें, वीजा ऑफिसर प्रिज्यूम करके खड़ा होता है आपके सामने कि आप वापस नहीं आएंगे। ये उसकी ट्रेनिंग होती है। आपने उसको गलत साबित करना है। गलत साबित किस तरह करना है मैं आगे जाके आपको बताता हूं। तो ये लैंग्वेज हो गई। देखिए, लैंग्वेज आप उर्दू बोल रहे हैं, आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, आपको पता होगा, ये आपकी कंडीशन है। अगर आप समझते हैं कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे वर्ड्स के साथ जो वीजा ऑफिसर की समझ में आ जाए, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, लेकिन नर्वसनेस जो होती है वो आपको कभी कभी आपके वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप अगर समझते हैं कि आपने उर्दू में बात करनी है तो आप उसको बताएं। उनके पास स्टाफ होता है, वो पाकिस्तानी स्टाफ को ला के खड़ा कर देते हैं, वो इंटरप्रेटर का काम करता है। वो आप बेहतर तरीके से उसको बता सकता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो लैंग्वेज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। देखें, डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको एक चीज बता दूं जो किसी ने कभी नहीं बताई होगी। वीजा ऑफिसर की ट्रेनिंग इस तरह होती है कि उसको डिस्करेज किया जाता है कि वो एप्लीकेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट्स न ले। देखिए, वो क्यों ना ले, ये आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उनको पता है आप 6-7 महीने से इस वीजा की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत मेच्योर हो गए हैं, तो आप फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। आप फेक बैंक स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, आप अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर फेक तैयार कर रहे हैं, आप टैक्स के डॉक्यूमेंट्स फेक तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए वीजा ऑफिसर्स को कहा जाता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे कभी भी रिलाय न करें। अगर आपको खैर अंदाजा नहीं होगा, जब बहुत सी विंडोज होती हैं जहाँ पे वीजा ऑफिसर अंदर खड़े होते हैं और बाहर एप्लीकेंट होते हैं, तो उनका सुपरवाइजर जो होता है, मैनेजर, वो उनके पीछे से वॉक कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि कौन सा वीजा ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स ले रहा है। वो उसके बाद उसकी सर्जनिश करते हैं और वो वीजा ऑफिसर जो है वो एक्सप्लेन करता है कि मैंने वो डॉक्यूमेंट क्यों चेक किया था। इसलिए डॉक्यूमेंट्स बहुत कम लोग आपसे मांगते हैं। 1% वीजा ऑफिसर भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मैं नहीं समझता कि मांगे, या अगर आप उसको दें तो वो इस पे रिलाय करे। इसलिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो उनको पता चल जाता है आप टैक्स दे रहे हैं, आपकी पर एनम कितनी सैलरी है, आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है। आप DS 160 के अंदर आप अपनी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखते हैं ना,
अब इसका वीजा के साथ क्या ताल्लुक है, वो भी विजिट वीजा के साथ, लेकिन वो उन्होंने वहां पे आपको बाउंड किया हुआ है कि आप अपनी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखें, ताकि उनको पता चले आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है, आपका लेवल क्या है। इसी तरह बिजनेस के अंदर उनको आइडिया हो जाता है कि आपका कैसा बिजनेस है। 2 क्वेश्चन है सिर्फ जो वीजा ऑफिसर आपसे करता है, और आप अगर उसका माकूल जवाब दे देते हैं और आपने DS 160 अपना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाया हुआ है, तो आप यकीनन वीजा हासिल कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन कौन से हैं, ये मैं आगे जाके आपको बताता हूं। ये मैंने डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली। देखें आंसर जब कोई सवाल करेगा वीजा ऑफिसर, तो हमारे यहाँ पे तो बड़ा रवाज है कि वो टेप रिकॉर्डर का बटन दबाने वाली बात आगे से शुरू हो जाते हैं। जी मैं जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे मामू उधर गए थे, मेरा अंकल वो फलाने सन में गया था, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, ये सब चीज़ें शुरू कर देते हैं। देखें शॉर्ट आंसर दें लेकिन कम्प्रीहेंसिव आंसर दें। जब आपसे वो पूछता है कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, तो अगर आप कहेंगे कि सैर करने, ये भी मुकम्मल आंसर नहीं है। या आप कहेंगे मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, ये भी मुकम्मल आंसर नहीं है। आपने उसको बताना है कि मैं अमेरिका सैर करने जा रहा हूँ, मैं फलाने फलाने शहर जो है उनको एक्सप्लोर करूँगा, मेरे पास मेरी बुकिंग है, मैंने इस डेट को जाना है और इस डेट को वापस आना है, और ये प्लेजर ट्रिप होगा। इसलिए आप बहुत लंबा जवाब ना दें, कॉन्फिडेंस से जवाब दें, आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। तो और उसको ये यकीन दिलाएं, हर जवाब में आपने एक चीज का ख्याल करना है कि आपने अपनी बाउंडिंग अपने मुल्क के साथ उनको निकालना है और बताना है कि वो क्या वजूहात हैं जिस बिना पे आप अपने मुल्क में वापस आएंगे। वो भी इसी चीज को देख रहा है, किसी और चीज को नहीं देख रहा। जो आपको कहते हैं कि वो फलाना देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, ये सब गलत बयानी है। मैं आपको एक बात बता दूं, सिर्फ एक पॉइंट पे उसने फोकस करना होता है, और वो ये है कि आपको अगर वीजा दिया जाए तो आप इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। और वो क्या चीज है जो आपको मजबूर करेगी कि आप वहां जाके विद इन द टाइम जो आपका प्लान है उसके मुताबिक आप वीजा अपने मुल्क में आप वापस आ जाएं। बस इस चीज को उसने देखना है। तो मैंने पहले भी आपको बताया DS 160 का कनेक्शन आपके इंटरव्यू के साथ है। DS 160 अगर आपकी स्ट्रांग है तो इंटरव्यू में क्वेश्चन भी वहीं से आएंगे, और अगर आपने सब कुछ सही लिखा हुआ है और आपको जाहिर है याद है, तो आपने उसका जवाब देना है। देखें वीजा ऑफिसर जो है वो आपकी टाइज के बारे में देखेगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, वीजा ऑफिसर के पास सिर्फ एक, जो हमारे मुल्क में शिक कहते हैं, जो लॉ कहते हैं, वहां पे फैम कहते हैं, उनका जो ऑर्डर है उसके मुताबिक सिर्फ एक शिक है उसके पास, और वो है 214B। अगर आप इससे पहले एक्सपीरियंस माजी में कर चुके हैं, पहले यहाँ पे ये होता था कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते थे और पासपोर्ट देते थे, तो वो जब आपको डिनाई करते थे तो आपके पासपोर्ट पे, अगर आप किसी बुजुर्ग से पूछें जो अमेरिका गया हो या आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो वो पासपोर्ट के आखिरी पेज पे लिखते थे 214B, पेन से लिखते थे, उसके नीचे डेट डालते थे और ऊपर स्टैंप लगा देते थे। 214B जो है, इसका मतलब है कि इमिग्रेशन इंटेंट। हर आदमी को, जिसको भी एप्लीकेंट को वो रिजेक्ट करते थे, वो उसके ऊपर 214B लिखते थे। इसका मतलब है कि आपकी इमिग्रेशन इंटेंट है, आप इस वीजा को, विजिट वीजा को हासिल करने के बाद अमेरिका में जाएंगे और वहां पे आप मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने के बारे में सोचेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपके लिए। एक नुक्ता है जिसपे वो काम करता है, एक नुक्ता है जिसको आपने फोकस करना है और आपने एस्टेब्लिश करना है कि आपने अपने मुल्क में वापस आना है। अभी मैं 2 सवाल आपको बताता हूं कि वो क्या 2 सवाल हैं जिनका आपने उसको जवाब देना है। दूसरी बात यह है कि देखें, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपके फिंगरप्रिंट होंगे। अगर आपके लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट हुए हैं तो आपको वहीं से अपनी तैयारी एक मरतबा फिर शुरू करनी है कि आपने ये वीजा हासिल करना है। आपका DS 160 देखकर डिसाइड किया जाता है कि आपके लेफ्ट हैंड के खाली फिंगरप्रिंट होंगे या आपके दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट होंगे। दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट होने का मतलब यह है कि आपको फर्दर देखा जाएगा और वो फाइनल करने में अभी ये तय नहीं कर सके कि आपको वीजा देना है या नहीं देना, इंटरव्यू में डिसाइड किया जाएगा।
जब आपके सिर्फ लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नामुकम्मल है, उसके अंदर मुकम्मल डिटेल्स नहीं है। अगर मुकम्मल डिटेल्स हैं तो आप विजिट वीजा के लिए क्वालिफाई नहीं करते। देखिए, परेशान होने वाली बात नहीं है। मैंने आपको कहा है कि मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो जनरली लोगों को पता नहीं है। तो अगर आपके सिर्फ लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट होते हैं तो आप बैठ जाएं, आप डिसाइड करें, आप सोचें और इतना माकूल जवाब दें आप, जो मैं आपको बताऊंगा, ताकि वो मजबूर हो जाए ये देखने पे कि ये DS-160 के अंदर जो हमने इसको एनालिसिस किया है इसका, तो वी मे बी रॉन्ग। तो वो दोबारा इस चीज पे आएगा और वो 3-4 और क्वेश्चन करके ये देखेगा कि क्या आप वाकई रियल विजिटर हैं, क्या आप प्लेजर के लिए जाना चाहते हैं, जो मकसद आपका है वो वाकई ठीक है या नहीं है। तो वो दोबारा सोचेगा और फैसला करेगा इंटरव्यू में कि उसने आपको डिनाई करना है या उसने आपको अप्रूव करना है। अगर आपके दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि DS-160 तो आपका ठीक है। अब आपको इंटरव्यू में उसने जज करना है कि क्या DS-160 और आपका इंटरव्यू आपस में कनेक्ट हो रहा है पॉजिटिवली। तो फिर उसने 2-3 सवाल करके डिसाइड करना है कि वो क्या करे। देखें, कॉन्फिडेंट रहें, हॉल के अंदर दूसरे एप्लीकेंट्स पे नजर मत रखें। जब विंडो से B1 B2 का विजिटर वीजा का एप्लीकेंट वापस आता है तो उसके चेहरे से बिल्कुल यहां हो रहा होता है कि उसको वीजा उन्होंने दिया है या नहीं दिया। अगर उसके हाथ में पासपोर्ट है तो इसका मतलब है उन्होंने डिनाई कर दिया है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो इसका मतलब है उसका वीजा अप्रूव हो गया है। अगर वो परेशान है तो इसका मतलब है उसका वीजा अप्रूव नहीं हुआ। आप लोगों को मत देखें, लोगों को देख के आपकी नर्वसनेस का लेवल जो है वो और बढ़ जाएगा, आप थोड़े से शेकी हो जाएंगे। तो इसलिए लोगों को मत देखें, आप खुद फोकस करें, लंबे लंबे सांस लें, बहुत जरूरी है। देखें, इट इज नॉर्मल टू बी नर्वस। बहुत ही स्ट्रांग इंसान हो, सच्चा इंसान हो, उसने 100% सब कुछ सच लिखा हो, लेकिन इस तरह का कोई इंटरव्यू अगर आ जाए तो वो नर्वसनेस होती है, लेकिन उसका एक लेवल होता है। तो आपने नर्वसनेस को अपने ऊपर तारी नहीं करना। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से थोड़े से आप शेकी हो जाते हैं, आपके माथे पे पसीना आ जाता है। जब आप फिंगरप्रिंट दे रहे होते हैं तो आपके हाथ जो हैं वो स्वेट होते हैं, वो बार बार साफ करने पड़ते हैं। तो आप ये समझें कि आपकी जजमेंट जो है वो वहां पे शुरू हो जाती है। वो देखना शुरू कर देते हैं कि आपकी बॉडी पोस्चर क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप जो कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, क्या बॉडी उसका साथ दे रही है, क्या आंखें उसका साथ दे रही हैं, क्या हाथ उसका साथ दे रहे हैं। यही उनकी ट्रेनिंग है। बाकी वो आपके दिमाग के अंदर घुस के ये नहीं देख सकते कि आप सच बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। तो बॉडी को कंट्रोल में रखें, आप कॉन्फिडेंट हो। कोई सर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, कोई मिस्टर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप उसको वीजा ऑफिसर कह सकते हैं, आप उसको मिस्टर कह दें, क्योंकि आपको उसका नाम नहीं आता। अगर नाम आता है तो जाहिर आप उसका नाम लेंगे। देखिए, अमेरिकन सिस्टम के अंदर, अमेरिकन एम्बेसी को ले लें आप, सिर्फ एक मिस्टर और एक सर होता है पूरी एम्बेसी के अंदर, वो होता है एम्बेसडर। तमाम लोग एम्बेसडर को सर कहते हैं, मिस्टर एम्बेसडर कहते हैं, वो उसका नाम भी नहीं लेते। इसके अलावा अमेरिकन सिस्टम के अंदर ये अपोलोजेटिक होना और ये इस तरह करके जो हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो रुझान है, वो माजरताना शक्ल बनानी और इस तरह, ये बिल्कुल भी मत करें। आप चौड़े होके खड़े हों, कॉन्फिडेंट हों, आंखों में आंखें डालें और बात करें और कोशिश करें कि आप अपनी बात को समझा सकें। कभी भी वीजा ऑफिसर के पीछे काफी मूवमेंट होती है, वहां पे स्टाफ बैठा होता है, लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं, वहां पे उधर फोकस करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखें, अब मैं आपको बताता हूं, आप अंदर चले गए, आपके सबसे पहले फिंगरप्रिंट होंगे। फिंगरप्रिंट के वक्त भी आप, ज्यादातर पाकिस्तानी स्टाफ जो है वो फिंगरप्रिंट करता है, लेकिन कभी कभी अमेरिकन भी आ जाते हैं। आप कॉन्फिडेंट रहें, आप अपने हाथ वगैरह साफ कर लें, पहले पसीना है अगर उस पर तो आप फिंगरप्रिंट दें, फिर आप बैठ जाएं, फिर वो स्कैन करके आपका DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको वो निकाल लेते हैं। फिर वो वीजा ऑफिसर आपका DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म बैक साइड पे जाके, जहां पे नजर नहीं आता आपको,
विंडो खाली होती है उस वक्त, या जब आपके फिंगरप्रिंट हो रहे होते हैं, वो उसको एक दफ़ा फिर पढ़ता है और वो देखता है और वो क्वेश्चन लिखता है अपने पास बाकायदा कि ये क्या चीज़ है, अब मैंने क्वेश्चन क्या करना है आपको। तो जब आपका नंबर आ जाए, आप खड़े हों, कॉन्फिडेंट हों, आप आंखों में आंखें डालें, उसको गुड मॉर्निंग कहें, वो आगे से आपको कहेगा गुड मॉर्निंग, या वो आपको गुड मॉर्निंग कहे, उसको आप कहें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर, हाउ लॉन्ग यू आर हेयर, व्हाट अबाउट पाकिस्तान वेदर, फॉरगेट अबाउट दैट। आप इंटरव्यू के लिए गए, वीज़ा इंटरव्यू के लिए, वो इंटरव्यू लेने के लिए खड़ा है, मौसम का और कितने अरसे से वो यहाँ है, इसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। मुस्कुराएं ज़रूर, अच्छा पोस्चर रखें, परेशान ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंट हो। जब बात हो, आंखों में आंखें डाल के बात करें। आपने अपनी फाइल अगर आपके पास है, वो काउंटर होता है वहाँ पे फाइल रखते हैं आप। आपको ऐसे झुक के खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे खड़े हों और उसकी तरफ देखें आप कि वो क्या कर रहा है। वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो कंप्यूटर पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतनी देर में अपनी फाइल खोल लें और वो देखें आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे है। याद रखें, पहले तो वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा नहीं। अगर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तो वो आपके हाथ देख रहा होगा कि आप डॉक्यूमेंट्स देते वक्त आपके हाथ थोड़े शेकी हैं, आप परेशान हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप नहीं हैं। तो वो चीज़ें सारी जो है वो नोट कर रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि आप जितने भी स्मार्ट हो, देखें मेरी बात याद रखें, आप जितने भी स्मार्ट हो, जितनी तैयारी करके आए, आप विंडो पे खड़े हो, एक क्वेश्चन होगा, दूसरे क्वेश्चन पे आपकी सारी स्मार्टनेस आपको उड़ जाएगी हवा में, आप भूल जाएंगे सब कुछ कि मैंने ये कैसे करना था, ये कैसे करना था। आप नॉर्मल हो जाएंगे। जब आप नॉर्मल होंगे और फिर आपको ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपने झूठ लिखा हुआ है DS 160 में, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी और इसको वो पिक कर लेगा। ये चीज़ें होती हैं इंटरव्यू के अंदर और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो वो आएगा, वो आप सब कुछ देखेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए B1 B20 सर्व करता है 3 पर्पस। अब शायद आपको पता हो या ना पता हो। पहला पर्पस है इसका प्लेजर मतलब टूरिज्म। दूसरा पर्पस है बिजनेस मीटिंग्स, जो आपको इनवाइट करता है कोई US में, बिजनेस मीटिंग्स हैं, सेमिनार है, कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस है। तीसरा इसका पर्पस है मेडिकल ट्रीटमेंट। जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट पे जाते हैं वो भी B1 B2 वीजा ही अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा, ये आम क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल। देखें, एक बात आपने जहन में रखनी है, आपने जो जवाब भी उसको देना है, ये आपने लिंक करना है टाइज के साथ कि आपके मुल्क के साथ आपके कितने मजबूत रवाबित हैं। जो जवाब भी देना है यहीं से देना है। कभी उसको ये मत कहें कि जस्ट कहें कि प्लेजर। उसको आप कहें कि आई एम प्लानिंग टू विजिट फलाने सिटीज एंड द पर्पज ऑफ माई ट्रैवल इज प्लेजर। जब आप ये कहेंगे प्लेजर या टूरिज्म कहेंगे, तो वो 3 कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई हैं, 2 खत्म हो जाएंगी और एक उसके जहन में आ जाएगी कि ये प्लेजर के लिए जा रहे हैं। जब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो वो कहता है मेडिकल ट्रीटमेंट, और वो अपने प्लान के अंदर लिखता है कि फलानी तारीख को मैंने ट्रैवल करना है, फलाने शहर में जाना है, फलाने हॉस्पिटल में जाना है, एड्रेस लिखता है हॉस्पिटल का, डिटेल लिखता है और इस होटल में रहना है। तो वो फिर वीजा ऑफिसर उसके बारे में सवाल करेगा। जब कोई लिखेगा कि मैं अमेरिका जा रहा हूं कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो फिर वो उसके जहन में होगा कि इसको इनविटेशन आई है, नहीं आई, किस तरह की इनविटेशन है, कौन सी कंपनी है जिसने इसको इनवाइट किया है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये 3 चीजें हो गई। अगर आप प्लेजर के लिए जा रहे हैं तो क्या चीजें जरूरी हैं उसके लिए, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका जॉब या आपका बिजनेस। तो ये आपकी टाइज हैं जो आपको वापस लाएंगी। देखें, मैं आपको बताऊं, लायबिलिटी जो होती है ना, बर्डन, अगर आप बर्डन है तो आपको कोई मुल्क भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप बर्डन नहीं है तो आपको हर मुल्क एक्सेप्ट करेगा। देखें, आपके पास प्रोफेशनली कोई ऐसी डिग्री नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन आप प्लेजर के लिए जा रहे हैं, आप टूरिस्ट हैं, तो आप बर्डन नहीं है आप किसी के लिए भी।
क्योंकि आपके पास पैसे हैं और आप उस मुल्क में जाके स्पेंडिंग करेंगे, उस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी। तो ये उनके ऑफिसर के जहन में है कि ये इसके पास इतने पैसे हैं, ये जेन्युइन आदमी है, ये वहां पे जाके स्पेंडिंग करेगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात मैं आपको बता दूं, कभी भी अमेरिकन वीजा लेते वक्त पहली दफा जब आप अप्लाई कर रहे हो तो अपना प्लान लंबा मत करें। देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये चीज भी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आप अमेरिका जा रहे हैं और आप लिख रहे हैं जी मैंने 2 महीने वहां पे क्या करना है, और आप अपने DS-160 के अंदर लिख रहे हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, और वहां पे लिखा होता है कि कितने लोग आपके पास काम करते हैं। फर्ज करें 50 लोग आपके पास काम कर रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो क्या ये पॉसिबल है आपके लिए कि आप अपने बिजनेस से 2 महीने दूर चले जाएं और जस्ट प्लेजर के लिए? इट इज नॉट पॉसिबल। ये कोई लॉजिक ही नहीं बनती। इस पे आपको वीजा वो कैसे देगा? आप यहां पे लिख रहे हैं कि मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं कुछ और हूं, यहाँ पे मेरी जॉब है, और आपकी जॉब है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आपकी जॉब छोड़ के आप 3 महीने के लिए अमेरिका में या 6 महीने के लिए जाके वहां पे आप घूमे फिरें? आपकी जॉब का क्या होगा? फिर आप कहते हैं कि मैं अकेला जा रहा हूं, मैं शादीशुदा हूं, मैं अपने बीवी बच्चों को नहीं लेके जा रहा। इसका जवाब अमूमन ये होता है कि क्यों नहीं लेके जा रहे? तो आप ये कह सकते हैं कि जी मेरे माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, मेरे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो मेरी बीवी उनका ख्याल रखती है, तो इस दफा मैं नहीं लेके जा रहा, तो मैं अगली दफा प्लान करूंगा। जब आपके माँ बाप बूढ़े हैं, आप मिसेस को इसलिए नहीं लेके जा रहे कि वो उसका ख्याल करेगी, और आप 2 महीने या 3 महीने अपने घर से दूर जा रहे हैं घूमने फिरने के मकसद से। डजंट मेक सेंस। ये कोई सेंस नहीं है। और इस तरह का आप अपने प्लान के अंदर लिखेंगे कि मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूं, और आपका यहाँ पे बैक इन योर कंट्री आपकी ये सिचुएशन है, तो कोई कैसे मानेगा इस चीज को? देखें, ये बेसिक चीजें हैं, वो कोई भी नहीं मानेगा। इसलिए मेरा मशवरा आपको ये है कि मैक्सिमम 3 हफ्ते का प्लान बनाएं। 3 हफ्ते आप अमेरिका के बारे में लिखें कि मैं फलानी फलानी जगह जाऊंगा। 3 हफ्ते जो है वो अफोर्डेबल टाइम है, और वो वीजा ऑफिसर भी जज कर सकता है आपको कि ठीक है आप 3 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। तो आपने जब भी जवाब देना है, वो मैं सवाल पे दोबारा आता हूं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रेवल। तो आपने उसको डिफरेंशिएट कर देना है प्लेजर के लिए, ताकि वो दो दूसरे जो रास्ते हैं, मेडिकल और आपका दूसरा क्या था बिजनेस, वो हट जाए और आप प्लेजर के बारे में ही बात करें। देखें, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दूसरा कि व्हाट यू डू इन पाकिस्तान, व्हाट यू डू फॉर लिविंग, मतलब यहां पाकिस्तान में आप क्या कर रहे हैं। अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कभी भी ये मत कहें कि आई एम एन सीनियर एग्जीक्यूटिव इन सो एंड सो कंपनी। देखें, हमेशा आप कहें कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर सो एंड सो कंपनी फॉर लास्ट 15 ईयर्स। आप ईयर्स को बीच में डालें। ईयर्स आपने बिजनेस में भी डालने हैं कि दैट इज आवर फैमिली बिजनेस फॉर लास्ट 20 ईयर्स, दैट इज आवर फैमिली बिजनेस, आई एम द वन हु एस्टैब्लिश्ड माई बिजनेस and I'm doing my business for last 10 years। देखें, जब आप साल डालेंगे ना, तो वीजा ऑफिसर के जहन में वो जो आपका टाइज है ना, वो टाइज की तरफ चला जाएगा। देखें, ये कैसे मुमकिन है कि आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं किसी अच्छे इदारे में, और आप हैंडसम सैलरी ड्रॉ करवा रहे हैं यहाँ से, और आप 15-16 साल 20 साल आपका एक्सपीरियंस हो गया है, और आप अमेरिका जाके वहाँ पे भाग जाएं और जाके कोई डिश वॉशिंग का या पंप पे पेट्रोल या किसी ग्रोसरी शॉप पे काम करें। तो ये टाइज हैं, ये आपने प्रूव करना है वीजा ऑफिसर को कि आपकी ऐसी टाइज हैं अपने मुल्क के साथ, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके बूढ़े माँ बाप हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। आपका बिजनेस है, आपका फैमिली बिजनेस है, आपके फादर कर रहे थे, आजकल आप कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अप्लाई किया था लास्ट ईयर, तो वो यहाँ पे उनका ये ऑटो वर्कशॉप था बहुत अच्छा, वो उनके फादर जो हैं वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, अब वो खुद चला रहे हैं और 25 साल से चला रहे हैं। तो जब उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा जी वी आर इन ऑटो बिजनेस फॉर लास्ट 25 ईयर्स। तो मेरे वालिद जो हैं वो पहले करते थे, तो 15 साल से, 10 साल से, 12 साल से
मैं खुद कर रहा हूं, अब वो उनकी सेहत इजाजत नहीं दे रही। तो ये आपने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया है, आप अच्छा हैंडसम कमा रहे हैं, तो ये फिर मुमकिन नहीं है कि आप वहां जाके उसको शक हो कि आप वहां जाके राइट लेफ्ट पतली गली से निकल जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं बेसिक जिनका आपने जवाब देना है, सालों के साथ उसका जवाब दें, अपनी जॉब का साल मेंशन करें उसके अंदर। तो ये बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इन चीजों पे आप अगर अमल करेंगे तो यकीनन आपके वीजा के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो मैं एक और वीलॉग भी करूंगा छोटा सा, वो भी इंटरव्यू के बारे में होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मैंने मैक्सिमम जो तमाम एरिया है इंटरव्यू का वो कवर कर दिया है। तो बाकी जो है आपने यही ख्याल करना है कि जहन में रखें कि वीज़ा ऑफिसर 30 सेकंड से लेके 3 मिनट तक उसके पास टाइम होता है, उसने डिसाइड करना होता है यस या नो। आपने वो वक्त जो विंडो पे है ना 30 सेकंड से 3 मिनट तक, उसमें जो मैंने आपको बताया है उसका उसी तरह आपने करना है। मैं एक और चीज आपको बता दूं, जब वो आपको कहेगा कि व्हाट यू डू हियर इन पाकिस्तान या व्हाट यू डू फॉर योर लिविंग, तो आपने क्या करना है, अपना बिजनेस कार्ड, दो चीजें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अपना बिजनेस कार्ड आप स्लाइड करें विंडो के नीचे से बिजनेस कार्ड, और साथ बोलना शुरू कर दें जो मैंने आपको कहा है। वो बिजनेस कार्ड आपका लेता है नहीं लेता, आप इस बात को छोड़ दें। दूसरी बात है, जब वो आपको कहे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रेवल, तो आपके पास आइटिनरी होनी चाहिए, आपके जो आपने वहां पे प्लान लिखा हुआ है उसके अंदर आप डेट ऑफ ट्रेवल, आप कहाँ पे रहना है, स्ट्रीट नंबर, कितने दिन रहना है, उसके बाद कहाँ मूव होना है, कौन से शहर में जाना है, वो तमाम बुकिंग की डिटेल एक पेज पे आपके पास होनी चाहिए। जब वो कहे ना द पर्पस ऑफ योर ट्रेवल, तो आप उसको बात भी शुरू कर दें और आराम से आप वो पेपर निकाल के विंडो के नीचे से स्लाइड करें। ये दो चीजें आपने स्लाइड लाजमी करनी है। ये चीजें प्रूव करेंगी कि आपके पास प्लान है और आप उस प्लान पे अमल करना चाहते हैं। ये दो चीजें आप कर दें और जवाब बातों में आप उसको ये यकीन दिला दें कि आपने वापस आना है इस मुल्क में। जबानी नहीं कहना आपने कि आई विल रिटर्न, आप अपना प्लान देंगे कि इस तारीख को मैंने ट्रैवल करना है, यहाँ मैंने रहना है और इस तारीख को मैंने वापस आना है। तो दोबारा मैं कह रहा हूं, DS 160 अगर स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाने में आप कामयाब हो गए तो इंटरव्यू के अंदर आपको सिर्फ 15 से 20% मेहनत करनी है। आपको जहन में तमाम चीजें रखनी है और उसका जवाब देना है और आपने वीजा ले जाना है। मैं छोटी सी एक वीडियो यहाँ पे आपके अभी कनेक्ट करूंगा, आगे आप देखिएगा। एक पाकिस्तानी साहब हैं, वो UAE में रहते हैं, 2 दफा उन्होंने वीजा अप्लाई किया है। तो उनकी आप हालत देखें कि वो बगैर तैयारी के, उनको पता ही किस चीज का नहीं है, जहां पे विंडो पे खड़े हो गए और अपने आप को रिजेक्ट करवा दिया। एक बात और मेंशन करता जाऊं, ये जो कंसल्टेंट है ना, कोई लिया में बैठा है, कोई मुजफ्फरगढ़ में बैठा है, कोई मानसरा में बैठा है, कोई पेशावर में बैठा हुआ है, रूरल इलाकों में बैठे हुए हैं, जो अपने शहरों से बाहर कभी नहीं निकले, वो आपको अमेरिका के लिए एडवाइजेस क्या करेंगे। देखिए, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, आपने $160 फी पे करनी है यहाँ पे, उसको जाया मत होने दें। वो आपसे फेक डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, वो आपके फेक डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में चले जाते हैं, वो वहां पे लिख देता है 214B के आगे कुछ लिख भी देता है, तो फिर वो सारे आपके लिए हमेशा के लिए ये ऐसी चीज है जो आपकी जान नहीं छूटेगी इससे। वो जब भी आप इंटरव्यू के लिए, जब भी कोई वीजा आप अप्लाई करेंगे, आपका पुराना रिकॉर्ड टक टक करके सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा पहले आपने क्या गुल खिलाए हुए हैं वहां पे। तो ये काम कभी मत करें, आप खुद स्टडी करें, खुद पूछें, आप नेट पे जाएं, वीजा डालें, डिटेल देखें क्या डिटेल है, क्या तरीका है। DS 160 फॉर्म जो है आप पास बैठ के उसको फिल करवाएं अगर आप खुद नहीं कर सकते। आपको सब पता होना चाहिए उसने क्या लिखा हुआ है। जब आप किसी से करवाते हैं, आप पासपोर्ट दे देते हैं कि उसके अंदर लिख दो, वो कोई डिटेल नहीं डालता। याद रखें, DS 160 फॉर्म जहर है आपके लिए। अगर वो सही फिल आपने नहीं किया हुआ, इंटरव्यू में आप जितने तीर मर्जी या मार लें, आप वीजा हासिल नहीं कर सकते। तो ये आपने मेरे पिछले 2 वीलॉग भी देखने, आप मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप उसका भी जायजा लें, इसका भी जायजा लें और वीजा अप्लाई करें। इंशाल्लाह इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं एक वीडियो साथ मैंने कहा है आपको अटैच कर रहा हूं, जस्ट फॉर योर प्लेजर। आप देखें, उस बंदे की हालत देखें, वो UAE में काम कर रहा है, 2 दफा उसने अप्लाई किया है, लेकिन उसकी हालत देखें, दोनों दफा वो रिजेक्ट हो गया है। तो आप, अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा है जी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में भी आप डालें जो आपका कोई क्वेश्चन हो इस बारे में, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। और अब मेरे 3 वीलॉग जो हैं वो अमेरिकन B1 B2 विजिट वीजा के बारे में कंप्लीट हो गए हैं
और आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई किसी तरह का कोई मसला है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं कमेंट्स में आपको जवाब दूंगा। अगर आपको कोई ऐसा मसला है कि आप मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल मांगना चाह रहे हैं, मैंने व्हाट्सएप दिया था लेकिन व्हाट्सएप पे बहुत बहुत भीड़ हो गई, बहुत क्राउडेड हो गया, वो मैं हर आदमी को फिर जवाब नहीं दे सकता। तो मैं आपको अपना एक नंबर भी शेयर कर सकता हूं। आप अगर मुझे पर्सनली कहें कि जी मुझे ये मेरी प्रॉब्लम है, आप ईमेल एड्रेस मुझे लिखें उसमें कमेंट्स में, तो मैं उस पर आपसे कांटेक्ट करूंगा और जितनी मुझसे हो सके। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं कोई फी चार्ज नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता, मेरा एक्सपीरियंस है और मैं चाह रहा हूं कि हमारे पाकिस्तानी जो दुनिया में सबसे पीछे रह गए हैं वीज़ों के सिलसिले में, दुनिया में घूमने के चक्कर में, ट्रैवल के लिए, अपना स्टडी वीज़ा के लिए, मैं कुछ चाह रहा हूं कि आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाए इस सिलसिले में। तो आज यहीं तक, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। जहां भी हैं खुश रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज। मेरा तो टूरिस्ट था, मैंने उसको बोला मैंने घूमने के लिए जाना है। फिर उसने पूछा आपने किस किस जगह पे घूमना है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। मैंने फिर उसको दूर दूर जगह के नाम ले दिए, जो मेरे से सबसे बड़ी मिस्टेक हुई। मैंने दूर दूर स्टेट्स के नाम ले दिए। जैसे कौन कौन सी स्टेट का क्या कहा? जैसे न्यूयॉर्क हो गया, मैंने दूर हायो सिटी बता दिया। फिर उसके बाद क्या उसका नाम है, फ्लोरिडा, ऐसे दूर दूर मैंने उसको नाम बता दिए। और कितने दिन का आपने प्लान दिया हुआ था एम्बेसी को कि मैंने कितने दिन रहना चाहता हूँ? वो मैंने उसको प्लान तकरीबन आया था मेरा 20-25 दिन का था। 20-25 दिन का था। और आपने मुख्तलिफ स्टेटों के नाम ले लिए? मैंने इतने वहाँ पे घूमना है। हाँ। तो फिर ये पूछा उसने। उसके बाद जो उसका तीसरा सवाल था ना, वो उसने कहा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना, हाँ। वो उधर से वो जज कर गई थी। जब मैंने दो स्टेट्स के नाम लिए ना, हाँ जी, उसको पता चल गया था कि ये बंदा फेक है, झूठ बोल रहा है। अच्छा, उसने जो जिससे मैंने पेपर वगैरह तैयार करवाए थे ना, उस बंदे ने मुझे इतना गाइड ही नहीं किया कि तुमने ये बताना है, ये बताना है, कुछ भी नहीं उसने मुझे बताया। अच्छा, मेरे इंटरव्यू आया, मैं इंटरव्यू चुप करके आ गया उधर। इंटरव्यू उसने मेरे से पूछा जो सवाल मैंने उसको बताया है। हाँ, आपने समीर भाई लास्ट टाइम तो जो मैंने गलतियां की थी ना, मैंने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की थी। इस बार तो मैं तकरीबन 10-15 दिन से इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। अच्छा, तो मैं इस बार तो मेरा केस कुछ और था ना, क्योंकि मेरे रिलेटिव थे न्यूयॉर्क में, उन्होंने मुझे इन्विटेशन किया था वहाँ से। तो वो ऑलरेडी वहाँ से 30-35 साल से वो सिटीजन है वहाँ के, यूएस के, पूरी फैमिली। उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था अपने, मैंने रहना भी उनके घर पे था, सारा कुछ वो इन्विटेशन में लिखा हुआ था। ठीक है। उनकी गारंटी थी, हर चीज़ थी। तो उसके बाद वो जब मेरा इंटरव्यू के लिए मैं गया हूँ, मेरे जिस डेट पे उन्होंने बुलाया था मुझे, तो मैं इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद गया हूँ। वैसे में उन्होंने पूछा उर्दू में इंटरव्यू देना है, इंग्लिश में देना है। मैंने बोला इस बार मैंने उर्दू में देना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो दिया था ना वो मैंने इंग्लिश में दिया था। सही है। तो मैंने इस बार सोचा कि शायद उर्दू में देता हूँ तो हो सकता है, तो क्योंकि मेरे कजन ने भी कहा था कि तुम ना उर्दू में देना, उर्दू में ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा। पर वो जो बंदा इंटरव्यू ले रहा था ना, उसको भी माशाल्लाह उर्दू आती थी। उसने भी सवाल में पूछा व्हाई यू वांट टू गो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हाँ। मैंने उससे बोला मेरे कजन ने मुझे इन्वाइट किया है तो मैं उनके पास जाना है, घूमने उनके पास जाना मैंने। अच्छा। तो साथ ही उसने मुझे दूसरा सवाल पूछा आपका कजन क्या काम करता है वहाँ पे। मैंने उससे बोला वो यार वो 30-35 साल से वहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मैंने उनके घर पे रहना है, ये मेरा ट्रैवल प्लान है। मैंने इतने दिन उनके टिकट कर रहना है, यानी मेरा तकरीबन 20 दिन का ट्रैवल प्लान था। तो यानी न्यूयॉर्क के बाद जो था 5 जनवरी तक मैंने वापस आना था। ठीक है। तो सारा कुछ उसको बताया। फिर उसने बोला वो तुम्हारा कजन क्या करता है, मैंने बोला वो जॉब करता है इतने साल से। तो उसने बोला फिर आप क्या करते हो। मैंने उससे बोला मैं ये असिस्टेंट मैनेजर इस कंपनी में, उसका कंपनी का नाम बताया, सारा बताया। तो उसने देखा थोड़ा बहुत शक्ल वगैरह देखी उसने, उसके पास वो बोलता है कि जो है ना आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करो, आप जो है ना एलिजिबल नहीं हो। अच्छा, अब मैं एक चीज बता दूं, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था वो था सबसे बड़ी, मैं आपको बताता हूँ मेरे से जो गलती होगी ना समीर भाई, इस बार मैंने जो इंटरव्यू में गलती की है ना, वो मैंने, हालांकि जो इन्विटेशन होता है ना वो आपके फॉर्म में, जो आप D61 फॉर्म फिल करते हो ना, उसके अंदर सारा लिखा जाता है कि आपको इन्विटेशन किसी ने किया या नहीं किया, वो आपने फॉर्म में लिखा होता है ऑलरेडी। सिर्फ और सिर्फ मेरे से गलती ये होगी कि मैं उसको पहले बता दिया। उसने मेरे से सवाल पूछा ना व्हाई वांट टू गो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैं उसको बोला मुझे कहना चाहिए था कि मैंने घूमने फिरने के लिए जाना, आपका शायद देखना है। पर मुझे जो है ना, मैंने उसको पहले कह दिया, मेरे कजन ने मुझे इन्वाइट किया। सबसे बड़ी मेरे से ये मिस्टेक हुई। उसने बोला इसने कजन ने इसको इन्वाइट किया तो इसने वापस जाकर किधर वापस आना है।